वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 हिस्ट्री का। इसमें पढ़ना है आपको यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप एक महादेश है। इससे पहले आप लोग पूरे महादेश के बारे में समझिए। दुनिया में केवल 7 महादेश हैं। एक नंबर पे आता है सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, जिसमें कि हम लोग भारत देश है। उसके बाद आता है आपको 2 नंबर पे अफ्रीका महादेश। फिर 3 नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका। 4 नंबर में आता है दक्षिणी अमेरिका। 5 नंबर में पानी वाला महादेश आता है, उसका नाम है अंटार्कटिका। 6 नंबर में आपका यूरोप महादेश आता है। यूरोप महादेश में 44 देश है। 7 नंबर पे आता है आपको ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया एक देश हुआ और उसका नाम होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये भी महादेश का कंप्लीट रूप से नाम नहीं है। सबसे बड़ा देश है तो सबसे बड़ा बेटा को ज्यादा मानदान किया जाता है, नहीं। तो यही बात है, इसी के नाम से उस महादेश को जाना जाता है। उसका नाम है ओशनिया महादेश, लेकिन ओशनिया नाम भी कोई कोई कम सुने रहता है, इसीलिए ओशनिया महादेश को ऑस्ट्रेलिया महादेश के नाम से ही जाना जाता है। आपको देखिए, यूरोप में 44 देश के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इसमें लमसम में 10 जो ऐसा कंट्री है उसके बारे में चर्चा किया गया है, चलाया गया है। ये आपका मान लो इमेजिन कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये यूरोप महादेश हुआ। इसमें आपको 44 देश होगा। तो 44 ब्रिटेन जो है, ये पहले जो था ग्रेट ब्रिटेन था, तो ये 3 पार्ट में बट गया। इधर ये हो गया आपका लंदन, इसका नाम है यूनाइटेड किंगडम, देश का राजधानी का नाम है लंदन। इधर हो गया आपको ब्रिटेन, इधर हो गया इंग्लैंड। तो ये 3 बट गया है, तो इसीलिए पहले पावर इसका ज़्यादा था, अब पावर इसका कम हो चुका है, शक्ति कम हो। इसके बगल में आपको यहाँ पे फ्रांस है। उसके बाद यहाँ फ्रांस के बगल में जो है आपका ये 3 देश है। ऊपर से हो गया जर्मनी, फिर नीचे हो गया आपका ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, इटली हो गया। उसके बीच में हो गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे हंगरी हो गया, इधर पोलैंड हॉलैंड सब है। इधर आपका सबसे बड़ा, दुनिया के सबसे बड़ा देश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आना है, रूस होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चाइना होती है, ठीक है। तो इसमें पढ़ना है आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो हुआ था 1789 ईस्वी में हुआ था, और वो उनका जो मृत्यु हो जाता है 1821 ईस्वी में होता है। उससे पहले देखिए कि ये कहाँ की निवासी था, आपको फ्रांस देश का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस की राजधानी जो होती है पेरिस है, और नेपोलियन बोनापार्ट की पापा जी का जो नाम है कार्लो बोनापार्ट है, ठीक है। ये अपने जीवन में केवल एक ही युद्ध हारा था, उससे पहले कभी भी युद्ध नहीं हारा। वाटरलू का युद्ध हारा था 1815 ईस्वी में। उसके बाद इनको बंदी बना लिया गया था। उनके पास 6 साल तक बंदी रहा। यहाँ पे 15 और 6 21 होता है। 6 साल तक ये जेल में ही रहा, उसके बाद इनका डेथ हो जाती है। ये नाम से लग रहा है आपको नेपोलियन बोनापार्ट, ये बहाना नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली सम्राट था। ये पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया था, पूरे यूरोप को मार काट के ठीक कर दिया था। पहले क्या था कि आपको यूरोप में अलग अलग जो देश है अलग अलग राज्य में टूटा हुआ था, बहुत राज्य में। और राज्य का पहले जो था कि आप एक राज्य को पार करते हैं, दूसरा राज्य एंट्री करते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ता है। वो जो आपको क्षेत्र का होता है, अलग अलग क्षेत्र का टैक्स देना पड़ता है। अब प्रत्येक राज्य में अलग अलग राजा होता था। अगर ये देखिए, ये आपका इटली है और ये जर्मनी 300 छोटा बड़ा टुकड़ा में बटा हुआ था। अब बताओ 300 एरिया इसमें होगा, 300 राजा हुआ, यानी कि उस समय कहने का मतलब हुआ 300 ये देश हो गया। जैसे हम लोग एक देश से दूसरा देश जाते हैं, वीजा बनाते हैं, तो उसी टाइप से इन लोगों को क्या था, एक क्षेत्र पार करने के लिए दूसरा क्षेत्र जाता तो टैक्स देना पड़ता। तो इससे क्या होता भाई, विकास नहीं हो पाता ना, विकास नहीं संभव था, बहुत सामान का कीमत बढ़ जाता। इसीलिए नेपोलियन ही ऐसा व्यक्ति था, इनको मार काट करके इतना छोटा टुकड़ा को मिला करके जोड़ के साम्राज्य बनाया था। इसको 39 रियासतों में लाके छोड़ा। कहाँ 300 टुकड़ा था, कहाँ 39 रियासतों में लाके छोड़ा। उसके बाद इटली भी बहुत टुकड़ा में था, उसको भी 13 खंड में ला करके छोड़ा, सम्मिलित कर दिया। पीड़ता था तो इनका राज सब पे अपना कब्जा करते थे। तो इन लोगों को भी देश में क्या हुआ, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति भावनाओं को राष्ट्रवाद कहा जाता है, ठीक है। तो इन लोगों को डर हुआ कि देखो
बगल वाले कोई देश है वो आके पीटता है। इसीलिए हम लोगों को देश के प्रति एकता रहना चाहिए, मेल मिलाप रहना चाहिए। मेल मिलाप रखेंगे तो कोई आएगा तो उनसे अकेले लोहा ले सकते हैं, उनकी से के साथ ये अपना देश को बचाने के लिए हर तरीका से प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर पहला नंबर में बात जब भी आती है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का भावना किनके कारण पनपा, तो सबसे पहला नाम नेपोलियन बोनापार्ट का ही आना है, क्योंकि वही सारे राज्य को मिलाया वाला था। उसके बाद देखो खजरावा आता है, देखो मेटरनिक, ये क्या करता है, ये फिर से ये तो मिला दिया था ना, 300 राज था, 300 को मिला दिया, उसके बाद सबको भाईचारा बना था, देश के प्रति प्रेम बढ़ा था, ये फिर से उसी व्यवस्था को स्थापित कर देता है, फिर से टुकड़े टुकड़े में खंड खंड में तोड़ देता है। इसका राज कब आता है, इसका राज आपको 1815 के बाद आता है। 1815 में क्या होता है, वियना सम्मेलन। वीना आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इनमें वियना सम्मेलन किया गया था, तो उसमें 4 देश था शक्तिशाली देश, ब्रिटेन, रूस, पर्सा। पर्सा तो आता है आपको जर्मनी में ही, ये सबसे छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था। यहाँ क्या किया गया था, शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था कि सभी को शिक्षा लेना ही लेना कंपलसरी है। जब ये शिक्षित होगा तो क्या होगा, एकता बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो बैठे दो तो टांग भी पसारे दो, यही वाला बात हो जाएगा। तो उसके बाद धीरे धीरे जब भी व्यापार कम हुआ, भाईचारा बढ़ जाएगा, भाईचारा बढ़ेगा, टैक्स हट जाएगा, उसके बाद जो छोटा बड़ा राज्य उठ रहा था एक राज्य बन जाएगा, देश बढ़ेगा, परिणाम बढ़ेगा। तो इसी की वजह से क्या होता है कि इसमें ये नेपोलियन बोनापार्ट को चारों देश मिल करके साजिश कर करके इनको वाटरलू के युद्ध में हरा देता है। 1815 में हराता है, 6 साल तक जेल में रखता है, 6 साल के बाद ये मर जाते हैं। उसके बाद मेटरनिक का युग आता है, स्थापित कर देता है। इनको स्थापित करने से ये एक नंबर की कामचोर आदमी होती है। ये क्या करते हैं कि इसका शौक रहता है बैठे रहे, अमीर आदमी से दोस्ती करे, घूमे घूमे वगैरह वगैरह करे। इन्हीं के कारण क्या होता है, 1830 ईस्वी में आपको लुई फिलिप जो फ्रांस का राजा बनता है। इनके बाद ये कहाँ की है, ये ऑस्ट्रिया की है, ऑस्ट्रिया। अब फ्रांस का राजा कौन था सबसे पहले, नेपोलियन बोनापार्ट था। फिर फ्रांस का राजा अगला जो बनता है, अगला बनता है लुई 18वां बनता है। लुई 18वां जो है थोड़ा दिन तक चलता है, उसके बाद ये जो शासक था, उसके बाद इनको चार्ल्स 10 आता है। चार्ल्स 10 के बाद अगला जो आता है पोलेगनिक आता है। पोलेगनिक अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। उन्हीं के समय में गृह युद्ध होता है। गृह युद्ध का मतलब ये नहीं कि घर बंद करके युद्ध, गृह युद्ध का मतलब है क्या कि आपको युद्ध हो रहा है लेकिन उसका जो चर्चा है किसी अन्य देश को पता ना चले। गृह युद्ध में क्या होता है कि आपको जो भी जानकारी होती है उसको गोपनीय रखा जाता है, किसी भी मीडिया को बोलता है कि नहीं दिखाने के लिए, मीडिया के द्वारा नहीं दिखाया जाता है, उस जानकारी को दूसरे देश के साथ शेयर नहीं किया जाता है, उसी को गृह युद्ध कहा जाता है, समझ गए। उसके बाद क्या होता है कि फिर पोलेगनिक जो होता है, उसके बाद जो आता है नेका वो बुर्बो बन सकता है। ये सारे के सारे राजा जो है फ्रांस का ही, आपको नंबर बाय नंबर करके राजा का नाम याद रखना होगा, जिसकी वजह से फ्रांस कंप्लीट याद में रहेगा। फ्रांस से याद में रहेगा तो अपने को यूरोप में क्या क्या हुआ था नहीं हुआ था वो कंप्लीट से याद रह जाएगा। उसके बाद बुर्बो वंश का अंत, इनका अंत होने के बाद, इनका जब अंत हो जाता है तो उसके बाद अर्लियंस वंश को गद्दी सौंपा जाता है। फिर अर्लियंस वंश से गद्दी नहीं संभालता है तो उसके बाद लुई फिलिप आता है। यहाँ लुई 18वां और यहाँ लुई फिलिप, ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग राजा हैं, ठीक है। देखिए लुई यहाँ पे चार्ल्स 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि फ्रांस सब में जो था राजा को, अगला राजा आता था ना तो उसका नाम कोई है राकेश, सुमन उमन, तो ये नाम सब यूज नहीं करके राजा के ही नाम पे पहला राजा हुआ तो इसका वंशज हुआ चार्ल्स, तो चार्ल्स 1, चार्ल्स 2, चार्ल्स 3, चार्ल्स 4, ऐसे करके राजा का नाम रखा जाता है, राजा का नाम हटा दिया जाता है, इसीलिए लुई चार्ल्स 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लुई फिलिप जो है गीजो को प्रधानमंत्री बनाता है, ये खुद शासक रहता है, राजा रहता है, और इनका शौक रहता है अमीर आदमियों के साथ बैठना, बिजनेसमैन के साथ घूमना। उसके बाद इनका पत्नी भी खर्चीलू ज़्यादा थी, इनके समय में अब खर्चा करेगा, शौक रहेगा, अमीर के साथ घूमेगा, देश का क्या विकास होगा, नहीं विकास हो पाएगा, स्वाभाविक है। तो इससे क्या होता है कि इनके समय में हद से ज़्यादा गरीबी आएगा, गरीबी आया, उसके बाद बेरोजगारी हो गया, भुखमरी हुआ, तो इन सब से जनता आक्रोश में आ गया,
बोला कि चलो आज तुमसे फरियाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है देखो कि सब जनता विचारते हैं। उसके बाद पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है वहाँ पे एक सम्मेलन किया जाता है, विचार करके एक बड़ा सा भोज का आयोजन किया जाता है। भोज में उसको इन्वाइट करते हैं कि आइए हुजूर, आइए पधारिए। तो उसके बाद 22 ये जो भोज होता है कब होता है आपको 22 फरवरी में भोज होता है 1847 को। इसमें इनको बड़े बड़े देश भी आया था, तो सभी देश के सामने में इनको दोषी करार दिया गया। उसके बाद इनको अंततः इन जनता सब के वजह से छोड़ करके भागना पड़ा, देश छोड़ करके भागना पड़ा। कहाँ? इंग्लैंड। इंग्लैंड ही क्यों भागता है सभी के सभी, दूसरा देश क्यों नहीं भागा? इंग्लैंड इसीलिए भागता है क्योंकि वहाँ पे जो है सरकार बेकार है। वहाँ की सरकार क्या कहते हैं कि आइए आपको मैं लाइसेंस देता हूँ, बिजनेस चलाइए, ये कीजिए वो कीजिए। अदर देश आप जाते हैं तो वहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि आपका करेक्टर सही रहना चाहिए आपके देश में, जब आपको वीज़ा मिलेगा अदर देश में जाने के लिए। नहीं तो अदर देश में जाने के लिए आप देशद्रोही कोई भी काम किए हैं, नहीं जाने के लिए वीज़ा मिलता है आपको। इसीलिए अधिकतर जो होता है सब के सब कहाँ भागता है? इंग्लैंड। समझे?